चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 विविध प्रश्नावली चैप्टर 9। 26 क्वेश्चन अब तक अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, और 27वां क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। टोटल 32 हैं, तो आज उम्मीद है कि इस लेक्चर के अंदर हम इसको फिनिश कर देंगे। तो अब 27 में क्या बात है, देखो क्वेश्चन बहुत दमदार रहे हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, इस प्रश्नावली के क्वेश्चन बहुत दमदार रहे हैं, और बचे कुछ क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको आज उम्मीद है कि मैं खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लो, उम्मीद नहीं 100% खत्म कर दूंगा। तो देखो, कोई किसान, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपए में खरीदता है और वह 6,000 रुपए नगद भुगतान करता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में कह रहा है और शेष राशि को 500 रुपए की वार्षिक अतिरिक्त, है ना, देखो 500 रुपए की वार्षिक अतिरिक्त उस पर धन पर जिसका भुगतान नहीं किया गया हो 12% की ब्याज से भी देता है। अच्छा, ये किस्तों में दे रहा है उसको, है ना। आपके पास में कुछ छूट गई लैंग्वेज इसमें मेरे से लिखते हुए, क्या छूटा होगा देख लें जरा। 500 रुपए की वार्षिक किस्त है ना, वार्षिक किस्त है, यहाँ पे आएगा किस्त, इंस्टॉलमेंट है ना, किस्तों में तो दे रहा है वो, किस्त के अतिरिक्त। देखो समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रैक्टर है ना, एक ट्रैक्टर है, आई डोंट नो ये ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है, पुराना ट्रैक्टर है, 12,000 रुपए है, ठीक है ना। और 12,000 रुपए में जब उसने खरीदा तो उसने जो हम उसको पहली राशि दी, यानी कि डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं, उसने 6,000 रुपये नगद उसको दे दिए, है ना। तो हमने इसको 6,000 रुपये नगद दे दिए, तो बची हमारी जो राशि है वो 6,000 रुपये उसको और पे करने हैं, है ना। जैसे कोई नॉर्मली आप जानते हो कि कोई जब सामान खरीदने जाते हैं तो तरीके हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तो कुछ पैसे जमा कर देते हैं और कुछ की इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट उसने क्या करा कि 12,000 के ट्रैक्टर में 6,000 रुपये जमा किए और 6,000 जो बाकी जो बकाया है इसकी उसने किस्तें बनवाई, इंस्टॉलमेंट बनवाई, है ना। और किस्तें कैसे बनवाई, उसने किस्तें बनवाई 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। तो अगर वो 500 रुपये पर मंथ पे करेगा तो बेसिक सी बात है, उसको देने पड़ेंगे लगभग 12 किस्तें, क्योंकि 12 पंजे 60 है ना, तभी तो 6,000 रुपये होंगे, ठीक है भाई। तो यानी कि 12 किस्तें उसको देनी है, लेकिन 12 किस्तें देनी है तो हर महीने कितने देगा वो, पहले महीने तो 500 रुपये देगा, ठीक है ना, पहले महीने 500 देगा, लेकिन अगले महीने उसको कितने देने पड़ेंगे, 500 रुपये किस्त है। लेकिन एक पेंच है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि अतिरिक्त उस पर धन जिसका भुगतान नहीं किया गया है, किया गया हो, उस पर 12% ब्याज भी देना है। तो देखो पहले महीने वो 500 रुपये पे करता है, लेकिन उसको ब्याज भी देना है, क्योंकि आपका जो 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये है, इस पे 12% भी ब्याज भी देना है ना। इस पर हमें जो बाकी राशि होगी ना, बाकी जो आपके पास में पैसा बचेगा, ठीक है, आपके पास में, तो उस पर ब्याज भी देना है। और इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करें तो आई थिंक 72,720 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा, मतलब किस पर, जो बची हुई राशि है। तो यानी कि 500 तो देने ही देने हैं और 720 रुपये और देने हैं, तो पहले महीने की किस्त बनेगी 1220, है ना, 1220 रुपये। ऐसे करना है काम, मेरा मतलब आप लोग समझे नहीं, शायद समझाने का प्रयास मैं कर रहा था। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो आप, मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ समझ आ जाएगा। कह रहा है कि ट्रैक्टर की, पहले आप मुझे बताओ ट्रैक्टर की कुल कीमत, ट्रैक्टर की जो कुल कीमत है ना, कीमत वो हमारे पास 12,000 रुपये है। कितने रुपए है, 12,000 रुपये है, ठीक है ना। और नगद जो जमा किए हैं, नगद जो जमा किए वो 6,000 रुपये जमा किए हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो बाकी हैं, बाकी यानी कि शेष राशि है ना, शेष राशि यानी कि जो बची है। तो आपको पता है 12,000 का ट्रैक्टर था और 6,000 जमा कर दिए, सीधी बात है कि 6,000 रुपये उसको और पे करने रहेंगे। तो शेष राशि जो है वो यानी कि 12,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये रहेगी, ठीक है ना। अब देखो कुल किस्तें कितनी जाएंगी, कुल किस्तें लिखो, कुल किस्तें
कुल किस्तें होंगी, आपको पता है 6,000 रुपये पे करने हैं उसको किस्तों में, लेकिन एक किस्त कितने की बननी है, मिनिमम 500 रुपये की बननी है। तो अगर इसको सॉल्व करूँ मैं, 0 से 0 0 से 0 12 12 पंजे 60, तो 12 किस्तें बनेंगी उसकी टोटल। कितनी किस्तें बनेंगी, 12 किस्तें। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले पहली किस्त देखते हैं हम उसकी कितनी है। पहली किस्त जो आएगी, उसने कहा है कि 500 रुपये तो पे कर ही रहा है प्लस, लेकिन जो शेष राशि है, शेष राशि का मतलब है जो 6,000 रुपये बाकी हैं उस पे उसको, जो शेष राशि है उस पे उसको 12% का ब्याज देना पड़ेगा। तो 6,000 का 12% हमें देना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, हमारे पास आ जाएगा 500 प्लस के 12 चिक 72 720, तो इसका मतलब आ गया 1220, है ना। 1220 रुपये उसको पहली किस्त में देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 1220। तो ये पहली किस्त हुई। अब बात करते हैं दूसरी किस्त। दूसरी किस्त उसको कितनी देनी पड़ेगी। देखो 500 रुपये तो पे करता ही करता है, लेकिन शेष राशि, अब मुझे आप मुझे बताइए कि शेष राशि कितनी बचेगी। टोटल कितना शेष था, 6,000 रुपये, है ना। उनमें से 6,000 रुपये, उनमें से 500 रुपये उसने पहली किस्त में दे दिए। ये तो जो 720 दे रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, तो ब्याज दे रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट दे रहे हैं। जो मेन राशि, जो मूलधन है, मतलब मेन जो बची हुई राशि है हमारी शेष राशि में से, तो केवल 500 रुपये ही कम हुए हैं, ये तो ब्याज है। तो इसका मतलब हमारे पास में 5500 रुपये शेष बचेगा पहले महीने के बाद। तो दूसरी किस्त जो बनेगी, आप 5500 रुपये पे भी उसको 12% ब्याज देना पड़ेगा। तो इंटू 12% बटे 100, तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा ये घट गया, तो 500 प्लस 12 पंजे 60 की 0 80 लेके 6 12 पंजे 60 66, तो आई थिंक ये बनेगा 1160, ठीक है ना। तो जो दूसरी किस्त बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी 1160 रुपये की किस्त दूसरी बन जाएगी, ठीक है। अब आपको सर ये क्वेश्चन जो है श्रेणियों में कैसे आ गया, इसमें अनुक्रम, इस चैप्टर का कैसे क्वेश्चन। अभी देखो इस चैप्टर का ही क्वेश्चन, तीसरा देखो, तीसरी किस्त कितनी होगी आपके पास में। तीसरी किस्त में 500 रुपये तो उसको पे करने ही करने हैं, ठीक है बेटा, प्लस जो शेष राशि है। अब बताओ मुझे शेष राशि कितनी है। यहाँ पे 5500 रुपये थी, 5500 में तो 500 और कम कर लो, तो 5,000 रुपये। कितने रुपए, 5,000 रुपये का भी 12% पे करना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो ये कटेगा 0 0 और 12 पंजे 60, तो 500 प्लस 600, इसका मतलब बेटा हमारे पास आ जाएगा 1100 रुपये। तो इसका मतलब जो है, जो तीसरी किस्त रहेगी, जो तीसरी इंस्टॉलमेंट देनी रहेगी, इंस्टॉलमेंट कम होती जा रही है, देखो कितनी बढ़िया है। सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट देनी थी वो 1220 की, फिर देरी 1160 की, फिर उसके बाद 1100 की। तो ऐसे ही ये कितनी किस्तें दी जाएंगी हमारे पास में, ऐसी हमें कितनी किस्तें देनी है हमने निकाल लिया है, ऐसी कुल किस्तें हमें 12 देनी है। तो हमारे पास एक श्रेणी बनेगी, है ना। तो अगर हम बात करें ट्रैक्टर की कुल कीमत, है ना, कुल कीमत नहीं, ट्रैक्टर की भुगतान की गई राशि, मतलब आपको पता कीमत तो उसकी 12,000 रुपये थी, लेकिन हमने 12,000 में थोड़ा खरीदा, तो ज़्यादा देने पड़ेंगे ना, हमने इंस्टॉलमेंट में भी पे कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 6,000 रुपये तो नगद दिए थे, प्लस अब यहाँ से ब्रैकेट शुरू करेंगे। पहली किस्त में कितने दिए, 1220 रुपये, पहली किस्त में दिए 1220 रुपये। दूसरी किस्त में कितने दिए, 1160 रुपये, 1160 रुपये, प्लस तीसरी किस्त में कितने दिए, 1100 रुपये। कितने दिए, 1100 रुपये। ऐसे ही 12 किस्तों तक, 12 पदों तक कह लो, 12 पदों तक, हमें 12 महीनों तक कहो या 12 पदों तक, क्योंकि 12 बार देने ना इसे। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, हमारे पास सीधी सी बात है, 6,000 तो नगद जो दिए वो तो लिखे लिए हैं, लेकिन ये एक समांतर श्रेणी बन रही है जिसके अंदर प्रथम पद 1220 है, और सार्वांतर जो है, अगर आप देखोगे, आप दूसरे पद में से आप 1220 में से 1160 को घटा लोगे तो 0 6 60 रुपये, है ना। 60 रुपये का अंतर हर बार आ रहा है, तो सार्वांतर जो बनेगा वो आपके पास में ये बन जाएगा डी, और ये बन जाएगा ए, ठीक है ना। और आपको पता है 12 पदों का योगफल निकाल लो, इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल। तो कैसे निकालेंगे, n/2, n/2 का मतलब 12/2। भाई क्या होता है फॉर्मूला, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2 × 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, तो आ जाएगा टू ए का मतलब है 2 गुणे 1220 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 60, इसको कैलकुलेट करना है मेरे भाई। और आपके ट्रैक्टर की टोटल कीमत आ जाएगी जो हमें पे करनी रहेगी, क्योंकि पूरी तो हमने 12,000 थी, कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तो ये कटेगा 6 बार आपके पास में, और 12 दूनी 2 4 4 और फिर 2 आपके पास में, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 छिक्के 66 और एक 0 और, ठीक है मेरे भाई। ओके, तो देखो 6,000 प्लस 6 गुणे, इसको आप इसमें ऐड कर लो, तो ये बन गया लगभग 3100 रुपये, है ना, कितना 3100 रुपये। तो 6,000 प्लस इसकी गुणा कर लो 0 0 6 और 36 18, ठीक है ना, ये आपके पास में 36 18 6,000 आपके पास में, ये मैंने सही किया क्या, ऊपर जो किया है गलत कर दिया है ना, बिल्कुल गलत कर दिया, जोड़ना ही नहीं आ रहा तेरे से यार। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 1220 को, है ना, 12 यानी कि 24 40 को हम लोग ऐड करेंगे 6 6 0 में, तो 0 0 1 3, तो सही तो है 3100 रुपये, 3100 रुपये, तो आ जाएगा 600 आपके पास में, और फिर 6 कम 6 और सॉरी 600 600 6 कम 6 और 36 18, है ना, 18,000 आपके पास में कितना ये तो 18,000 कितना आएगा, नहीं एक गड़बड़ कर रहा हूँ ना मैं, एक गड़बड़ ये कर रहे हैं क्योंकि श्रेणी के अंदर जो डी है ना, हमारा जो डी है बेसिकली कीमत घटती जा रही ना, घटती जा रही है, तो हमें दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे जब भी तो डी निकालेंगे, यानी कि दूसरे पद में से 1160 में से 20 घटाना है, तो माइनस के 60 आएगा, कितना आएगा माइनस के 60, तो ये वाली जो टर्म है ना वो माइनस का लेनी पड़ेगी हमें, और अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और जब यहाँ पर माइनस आएगा तो फिर आगे की चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी मेरे बेटे। 6 गुणे 2440 में से, है ना, 2440 में से आप 660 को घटाओगे 0, और फिर आपका 14 में से जाएगा 8, ठीक है ना, और यहाँ पर बच्चा 13 में से आ जाएगा 780 1780, है ना, तो आ जाएगा 1780, और 600 और 6 8 48 का 8 हासिल लगे 4, और 6 7 42 और 4 46 हासिल लगी 4, 6 कम 6 और 4 10, ठीक है ना, इसको ऐड कर लो आप, तो आ जाएगा हमारे पास में 16,680 रुपये, इतनी टोटल कीमत उसको पे करनी पड़ेगी, 16,680 रुपये, ठीक है ना, 16,680 रुपये उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, टोटल आपका ये होगा। तो भाई एक बात और सुनो ध्यान से, और वो बात ये है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, यानी कि 28, दिस इज वेरी सिमिलर, बहुत सेम है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया है, उसी तरीके से आपको सेम करना है, इसका मतलब सेम 28 में 28 नंबर क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है, और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, कोई अलग चीज नहीं है, वही है कि शमशाद अली ने 22,000 रुपये का स्कूटर खरीदा, उसने 4,000 रुपये जमा कर दिए, शेष राशि को 1,000 रुपये वास्तविक किस्त, सेम है, बिल्कुल सेम सेम, सिर्फ संख्याएं बदली हैं और ट्रैक्टर की जगह स्कूटर खरीदा है, ठीक है ना। तो आप लोग 28 को अपने आप देखेंगे, मैं बढ़ता हूँ 29 की तरफ, किसकी तरफ, 29वें क्वेश्चन की तरफ बेटा। चलिए बेटा, अब 29 क्वेश्चन के अंदर क्या बात होनी है, बहुत सरल क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज लिखी है, बाकी सवाल को तो आप आराम से कर लोगे, जैसे ही मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई तुरंत आप कर लोगे। कह रहा है एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है, वह पत्र को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है, तथा उसकी यह भी कहने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। अच्छा, ये वाली सीन हो गया नेटवर्किंग वाला, है ना, कि भाई एक पत्र नेटवर्किंग मतलब एक बंदे जोड़ने वाला, कि एक के नीचे 3 जोड़ेंगे और फिर ये 3 3 ये जोड़ेंगे, है ना, ऐसे करके नेटवर्किंग वाला सिस्टम होता है। समझाता हूँ, टेंशन ना लो, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जारी रखे, यह कल्पना करके कि श्रृंखला ना टूटे तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना खर्च होगा, जबकि एक पत्र खर्च 50 पैसे, ठीक है ना। देखो क्या बात है,
किसी व्यक्ति ने क्या करा, एक व्यक्ति ने 4 पत्र लिखे, 1 2 3 और 4। किसी व्यक्ति ने, ये व्यक्ति हमारा, इसने 4 पत्र लिखे, इसके द्वारा ये 4 पत्र लिखे गए हैं। और ये जो 4 पत्र हैं उसने अपने 4 मित्रों को दिए, है ना, 4 मित्रों को दिए। ये सपोज कर लो ये मित्र ही है, इसने पत्र लिख करके अपने 4 मित्रों को ये दिए, ऐसे करके, है ना, ये 4 मित्र इसके हैं। और उसने ये कहा कि तुम भी 4-4 लिखो, तुम भी 4-4 पत्र लिखो और 4 अलग आदमियों को दो, 4 अलग आदमियों को दो, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी 4 को देगा, ऐसे ये भी 4 को देगा और ये भी 4 आदमियों को देगा। तो सही से डायग्राम बना के दिखा दूंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सपोज कर लो कि इस व्यक्ति ने 4 व्यक्तियों को पत्र दिए, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 हमारे पास में, पहला ये व्यक्ति है, दूसरा ये व्यक्ति है, तीसरा ये व्यक्ति है और चौथा ये व्यक्ति है। और उनको कहा गया कि तुम भी 4 आगे 4 लोगों को ये पत्र दो। तो ऐसे 4 यहाँ पे आएंगे, 4 यहाँ पे आएंगे, 4 यहाँ पे आएंगे, 4 यहाँ, ऐसे ये भी 4 को देगा, ये भी 4 को देगा और ये भी 4 को देगा। फिर ऐसे ही ये वाला जो आदमी है ये भी 4 आदमियों को अपना पत्र देगा, ये भी 4 आदमियों को अपना पत्र देगा, ये भी 4 आदमियों को अपना पत्र देगा। ऐसा कब तक करना है? ये काम आपको करना है 8वें पत्र तक। कहाँ तक? 8 जब ये टर्म्स जो बननी शुरू होंगी कि पहला तो ये हो गया ना स्टेप, दूसरे स्टेप में ये आएगा, तीसरे स्टेप में यहाँ पर, है ना, चौथे, यानी कि ऐसे करते करते जब हम 8वें मतलब इस सीरीज को 8 पदों तक इस काम को कर लेंगे तो हमें बताना है कि टोटल खर्च कितना आएगा। जबकि एक पत्र को खर्च करने में, एक पत्र को पोस्ट करने में 50 पैसे का खर्च आता है। तो इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल 8 पदों तक हमारे पास कितने पत्र एकत्र रहेंगे। तो इससे हमें एक श्रेणी पद मिल रही है। देखो ध्यान से सुनो, देखो एज पर क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पत्रों की कुल संख्या, पत्रों की जो कुल संख्या होगी, कुल संख्या वो कैसे निकाली जा सकती है? देखो सबसे पहले तो 4 पत्र होंगे ना, ठीक है ना, उससे अगले स्टेप में कितने होंगे? 4 लोगों को 4-4 दिए तो 16 होंगे। फिर ये भी 4 लोगों को देंगे तो 16 चौक 64 होंगे। ये भी 4 लोगों को देंगे तो ऐसे करते करते कहाँ तक चलना है? 8 पदों तक, 8 पदों तक, 8 पदों तक ये काम करना है। तो अगर मैं इसका योगफल निकाल लेता हूँ तो मेरा टोटल जो है बेटा, है ना, टोटल पत्रों की संख्या आ जाएगी। तो मैं टोटल पत्रों की संख्या कैसे निकालूंगा? बेसिकली ये सीरीज कौन सी है? ये तो गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी के अंदर हमें ये होता है r⁻n -1 r-1। हम लोग SN योगफल का सूत्र ये यूज करते हैं, तो वही यूज कर लेते हैं। इसके अंदर अगर आप ध्यान दो तो a जो है वो 4 है, a इंटू r⁻, r भी इसका 4 है, की पावर n है हमारा 8 पदों तक है ना, तो 8 -1/4 -1। तो अगर मैं सॉल्व करूं 4 इंटू 4 की पावर 8 -1/3 इतना आएगा। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट करें, ठीक है ना, तो बेटे इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में, क्योंकि 4 की घात जो 8 होती है उसकी वैल्यू होती है 65,532। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले एक्चुअली। 65 कितना निकाला था मैंने बेटा? 65,532, 65 इसकी वैल्यू है ना। जब आप 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार करोगे? 8 बार करोगे तो आपको मिलेगा 65,532, है ना, यही है ना, 65,536, सॉरी 65,536 -1/3 बटे कितना? बटे आपके पास में 3, ठीक है ना, बटे 3। तो अगर इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो पत्रों की जो संख्या आएगी, टोटल पत्रों की संख्या आपकी आ जाएगी 87,380, 87,380। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इतने टोटल पत्र सर्कुलेट हो जाएंगे जब तक हम 8 पदों की बात करेंगे। देखो तो कुल खर्च अगर हम निकालेंगे, कुल खर्च देखो एक पत्र पे खर्च कितना है? एक पत्र को पोस्ट करने में, है ना, जबकि एक पत्र को पोस्ट करने में जो खर्च है वो है 50 पैसे, है ना। अच्छा पैसे में बात ना करें तो हम इसको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैसे में ना करके हम क्या कर रहे हैं? रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, या रहने दो, छोड़ो, इतना ही रहने दो।
तो अगर हम बात करते हैं कितने पत्र है मेरे पास में 87, 380 को पोस्ट करने में खर्च 50 गुणे 87 380, तो जब इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो मेरे भाई आपके पास में जो आएगा वो आ जाएगा 43,690, 43,690 और 00 ये आएगा, चाहे आप कर लेना। इतने पैसे आ जाएगा, इतने क्या आ जाएगा, पैसे आ जाएगा। लेकिन अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको 100 से भाग अगर कर देंगे, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो 100 से डिवाइड अगर हम इसको कर देंगे तो मेरे भाई, तो मेरे पास 43,690 रुपये, इतने रुपए जो हैं टोटल खर्चा पड़ेगा अगर हम ये काम करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलेगी। तो ठीक है ना। तो चलिए बेटा, ये थोड़े से क्वेश्चन अजीब से ही हैं, तो उनको आप फटाफट उठाएं जल्दी से, जल्दी, फिर मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। चलिए जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 क्वेश्चन के अंदर आपको भी एक बढ़िया सवाल दिया गया है। तो क्या रहा है कि एक आदमी बैंक में 1,000 रुपये 5%, 1,000 या 10,000 रुपये, मुझे लगता है 10,000 जमा किए हैं यार, 1,000 कौन जमा करता है, हाँ 10,000 रुपये जमा किए हैं। तो 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 8वीं में पढ़ा होगा, लेकिन चलो मैं बता के चलूंगा। साधारण ब्याज पर जमा किए जब से रकम बैंक में जमा की गई तो 15वें वर्ष में कितनी रकम हो गई, ये बतानी है कि 15 साल में कितनी रकम हो जाएगी और 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप देखो साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज निकालने का एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, इतने समान बच्चे हैं, कि जो मूलधन है यानी कि जो जमा राशि है ना, उसमें आप दर से गुणा करें, समय से गुणा करें, जितने समय के लिए जमा की है, बटे 100 कर दो, तो आपका साधारण ब्याज निकल करके आ जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखूं कि पहले वर्ष में उस 10,000 जो उसने जमा किए हैं खाते में, उस पर कितना ब्याज उसको मिलेगा वो देखूं, तो यहाँ लिखूंगा पहले वर्ष, एक वर्ष का, ऐसे लिख लें, एक वर्ष का साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा, कितने जमा किए उसने, उस फॉर्मूले से 10,000 रुपये जमा किए हैं और दर कितनी है, 5% है। तो 5%, समय कितना है, एक वर्ष, पहले मैं एक वर्ष के लिए देख रहा हूँ, बटे 100 है ना, बटे 100 काटेंगे इसको, तो आई थिंक 500 रुपये उसको हर साल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 500 रुपये, कितने, 500 रुपये। अब बात सुनो, ठीक है ना, अब बात सुनो, तो एक साल बाद उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। उसके पास, आपके पास में पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में अगर हम श्रेणी बनाएं, है ना, तो देखो पहले वर्ष में खाते में राशि है ना, कितनी रहेगी, सीधी बात है 10,000 में 10,000 तो हमारे जमा थे ही, एक वर्ष बाद है ना, आपके पास में एक वर्ष बाद, क्योंकि ये तो शुरू में जमा किए थे, एक वर्ष बाद तो दूसरा पद ही बनेगा ना, तो उसमें 10,000 में 500 रुपये और ब्याज वाले जुड़ जाएंगे, तो 10,500, अगले साल फिर 500 रुपये जुड़ जाएंगे, है ना। पहले वर्ष में खाते में जमा राशि तो इतनी हो जाएगी ना, इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें देखनी है इतनी कहाँ हो जाएगी यार, ठीक है ना। पहले वर्ष में जमा 10,000 तो जमा किए ही थे, प्लस 500 रुपये ब्याज के, तो पहले वर्ष के बाद उसके खाते में 10,500 रुपये है ना होंगे, ये है। तो अब अगर हमें देखना कहाँ तक है, हमें देखना पहले 15 वर्षों तक। तो देखो पहले वर्ष में पहले उसने किए 10,000 रुपये जमा, ठीक है, पहले वर्ष में कितने हुए 10,500 रुपये जमा, फिर अगले साल फिर उसको 500 रुपये ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा 11,000 रुपये, फिर 500 रुपये ब्याज मिलेगा तो आ जाएगा 11,500 रुपये। ऐसे ही कहाँ तक चलना है, ऐसे ही हमें कहाँ तक चलना है, 15वें वर्ष तक हमें देखना है, 15 पदों तक ये काम हमें करना है, ठीक है ना। इसको हमें टोटल करके योग करना है, यानी कुल राशि हम ऐसे निकाल सकते हैं, कुल राशि, इनको सबको जोड़ करके, और कहाँ तक जोड़ करके 15 पदों तक जोड़ करके, यानी कि वो वाला फॉर्मूला लगा करके, ये समांतर श्रेणी है जिसमें ए का काम 10,000 करेगा और डी जो है ए = 10,000 हो जाएगा, और डी जो है सार्वनुपात वो आ जाएगा, क्योंकि 500 रुपये बढ़ रहे हैं ना हर साल,
तो 500 रुपये इसका डी आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगा लेंगे SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहला काम ये कर लेंगे कहाँ तक, 15 पदों तक। तो क्वेश्चन यहाँ तक का आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा 20 पदों तक। इतना निकालने के बाद में फिर आप क्या करोगे, इसी श्रेणी को उठा लोगे, यहाँ लिख लोगे 20 वर्षों में कुल राशि, 20 वर्षों में कुल जमा राशि, कुल जमा राशि आ जाएगी आपकी। सीधी बात है, पहले 10,000 जमा किए, उसमें 500 रुपये ब्याज मिला, 10,500 हो गए, फिर 500 ब्याज मिला, 11,000 हो गए। तो ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, 20 वर्षों तक। कहाँ तक, 20 वर्षों तक। तो इसी तरीके से जैसे हमने 15 वर्षों तक काम किया है, इसमें n = 15 लिया है इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते समय, तो इसके अंदर हम लोग n की वैल्यू 20 ले करके सेम फॉर्मूला लगा करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए बेटा, अब 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक निर्माता, ठीक है ना, कोई भी निर्माता का मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है, निर्माता, एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी एक मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन करता है। देखो, अवमूल्यन शब्द का मतलब है मूल्य को घटाना, ठीक है ना। कोई मशीन है आपकी, है ना, कोई मशीन है, तो उसका हर साल मूल्य घटता है, और कितना घटता है, 20% घटता है। तो 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात करो। मुझे लग रहा है कि यार क्वेश्चन जो है यार, इसमें किसी भी श्रेणी का कोई प्रयोग होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है कि देखो मैं बताता हूँ आपको, आप हल कर लेना। ये किसी श्रेणी का क्वेश्चन नहीं है, लिख लेंगे इसको कि देखो एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है यार वो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मशीन का n वर्ष बाद में, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, n वर्ष पश्चात अनुमानित जो मूल्य होगा उसके लिए एक सूत्र काम में आता है, वो होता है P × 1 - R/100⁴ n, ठीक है ना। जहाँ पर P क्या है, P उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जो उसकी कॉस्ट है वो P जो है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। तो P इज वॉट, ये छोटी क्लास में अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 8वीं में। तो 15,625 रुपये आपकी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, और R क्या है, यानी कि दर, जिस दर से वो घट रही है वैल्यू उसकी, और वो है 20%, और n कितना है, कितने साल तक घटानी है, 5 साल तक, तो n है 5। तो आप इस फॉर्मूले में जब अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो अनुमानित मूल्य निकालने के लिए, अनुमानित मूल्य जब मूल्य आप निकालोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो P की वैल्यू आ जाएगी 15,625 × 1 - R। R इज वॉट, R क्या है, 20/100, है ना, की पावर 5। तो इसको सॉल्व करना है, 15,625 × 1 - ये कट जाएगा 5 टाइम 1/5 या फिर 15,625 × 4/5 की पावर 5, या लिख लेंगे 15,625, है ना, गुण है 4 की घात 5 बटे 5 की घात 4, ठीक है ना आपके पास में। इसको आप कैलकुलेट करो आराम से बैठ कर, और इसकी कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ, और वो कैलकुलेशन आएंगी 5,120 रुपये, 5,120 रुपये। तो एक मशीन, है ना, एक मशीन जिसकी वैल्यू 15,625 रुपये थी, 20% अगर हर साल घटाएं तो 5 वर्ष बाद उसकी मूल्य जो है वो हमारी इतनी निकल आएगी। इसमें कोई भी श्रेणी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, तो इस एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेकिन भाई आया तो करवाया, नहीं तो फिर आप लोग ही कहते गया छुड़वा दिया, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, और भाई बहुत हिम्मत का काम है। मैंने ये सारे क्वेश्चंस एक ही दिन में शूट किए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा 4 लेक्चर करे हैं सर जी ने, ऐसा नहीं है यार, एक ही दिन में सब निपटाया है। एक ही घंटे का लेक्चर, यानी कि 4-5 घंटे मुझे लगातार काम करना पड़ा है इस एक्सरसाइज को निपटाने के लिए। तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, अच्छा फील अब हो रहा है, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है, आपको लग भी रहा होगा एनर्जी लेवल मेरा बहुत नीचे चला गया है। चलिए, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, इसको निपटाते हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए, कोई काम है, ठीक है,
उसको पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगा के दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। अच्छा, 150 में से दूसरे दिन 4 आदमी आए ही नहीं उस काम को करने के लिए, ठीक है, और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया इस प्रकार। अच्छा, उसके बाद तीसरे दिन, ठीक है, और तीसरे दिन भी कितने, हाँ तीसरे दिन भी, सॉरी दूसरे दिन तो 4 ने छोड़ा और तीसरे दिन भी 4 ने ही, 4 और कर्मचारियों ने काम को लात मार दी। लात ही मारना कहते हैं इसको, छोड़ देना। तो कोई छोड़ के भाग रहा है, और इसी प्रकार से काम चलता रहा। पहले दिन तो 150 आए थे, फिर 4 कम हुए 146, फिर 4 कम हुए 142, ऐसे कम होते गए, है ना। तो पता नहीं कितने दिनों की ये काम चला है, हमें वही पता करना है। कुछ दिन का ना, उसने हमें ये नहीं पता ना पूरे कुछ दिनों की मतलब है ना, हमें ये नहीं पता ना कितने दिन तक ये काम चला। पहले दिन 150 मजदूर थे, फिर हमारे 146 मजदूर थे, फिर 142 मजदूर रहे, ऐसे 4 कम होते चले गए। और कब तक ये हुआ, जब तक कार्य पूरा हुआ, यानी कि टोटल डेज, शायद वही पूछ रहा होगा वो। अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं। अच्छा, तो अगर 150 लोग करते तो कार्य को 8 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेते, लेकिन अब 150 लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि कम होते जा रहे हैं, 146, 142, फिर उस काम को करने में 8 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 8 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो दिनों की संख्या हमें बतानी है। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो हम पहले मान लेते हैं, मैं हल कर रहा हूं कि माना जो 150 मजदूर जो हैं, 150 कर्मचारी कार्य को n दिनों में, मान लेता हूं n दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। ये तो हमने पहली बात कह दी। जब कार्य 150 कर्मचारी n दिनों में काम को पूरा कर लेंगे तो सीधी सी बात है, तो 150 दिनों में, है ना, तो एक दिन के अंदर हम देखें, एक दिन में किया 150 मजदूरों द्वारा, 150 कर्मचारियों है ना, द्वारा किया गया कार्य। कैसे निकालते थे आप छोटी क्लास में? भाई आपको पता है कि 150 लोग n दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? n/150 इतना कार्य पूरा करेंगे, है ना। n/150 नहीं, 1/n, क्योंकि आपको पता है ना कार्य तो पूरा जब होगा जब 1 हो जाएगा। तो एक दिन में हमारे पास में कितना कर रहे हैं? n दिनों में पूरा है तो n से डिवाइड कर लेंगे, एक दिन का आ जाएगा ना हमारे पास में। भाई कोई काम 20 दिन में पूरा हो रहा है, कुछ मजदूर हमारे पास में कोई काम 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/20। तो 1/20 प्लस 1/20, जब आप 20 बार जोड़ोगे तभी तो आपका 1 बनेगा। तो कहने की बात ये है, तो हमारे पास एक दिन में 150 मजदूर कार्य करेंगे, कितना? 1/n, ठीक है ना, आपके पास में 1/n। तो अगर मैं बात करूं कि एक दिन में एक मजदूर कितना, एक कर्मचारी कितना कार्य करेगा? एक कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? सीधी बात है, 150 बटे में चला जाएगा, 1/150n, ठीक है। तो ये एक दिन में एक कर्मचारी इतना काम कर रहा है। तो अब मैं पहले दिन की बात करता हूँ। पहले दिन कितने कर्मचारी लगे थे हमारे, ठीक है ना, आपके पास में। तो पहले दिन में कितने कर्मचारी लगे थे हमारे? एक मिनट जरा थोड़ा पानी पी लें यार। तो चलिए, प्यास लगी थी यार। तो भाई साहब कह रहे हैं कि अच्छा अब देखते हैं हम कि एक दिन में, वापस फिर आ जाओ, एक दिन में जो 150 कर्मचारी हैं, 150 कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपके पास में? सीधी बात है, जब एक आदमी इतने में कर रहा है तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 गुणे 1/150n, या फिर सीधा लिख दो 150/150n।
जबकि आप कहोगे सर ऊपर तो निकाल ही रखा था 150 काटो, यही बात है, लेकिन हम एक सीरीज बनाना चाहते हैं इसलिए बात की थी। अब ये एक दिन, ये पहले दिन की बात करते हैं, पहले दिन है ना, पहले दिन 150 कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य होगा इतना, किया गया कार्य जो होगा आपके पास में होगा इतना। अब चलिए दूसरे दिन की बात करते हैं। दूसरे दिन कितने मजदूर बचेंगे, क्योंकि 4 ड्रॉप आउट कर चुके हैं, तो 146 कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य, सीधी बात है 150 की जगह आप 146 बटे 150 है ना, नहीं 146 बटे 146 n, 146 n, ठीक है ना, नहीं सॉरी 150 n, ठीक है भाई। देखो 150 पहले दिन में 150 कितने कर रहे हैं, 150 कर्मचारी इतना काम कर रहे हैं। दूसरे दिन में क्योंकि कर्मचारियों की संख्या कम हो गई, काम तो उतना ही करेंगे ना, तो फिर आ जाएगा 146 बटे इतना। अगर हम तीसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन में कितने कर्मचारी आएंगे, तो 4 और कम करो, क्योंकि 4 और छोड़ दे रहे हैं ना, 4 छोड़ते जा रहे हैं, तो हमारे पास में 142 द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 142 बटे 150 n। लेकिन ऐसे ही कब तक चला ये काम, उसने कहा है 8 दिन अधिक लगते हैं, हमने दिन कितने माने n, तो इसका मतलब ये काम कहाँ तक चलेगा, इस तरीके से n+8वें है ना, 8वें पदों तक ये काम चलेगा ऐसे ही है ना। कहाँ तक चलेगा, क्योंकि हमने कहा है कि कार्य पूर्ण हो जाएगा n दिनों में। n दिनों में कब पूरा होता है, जब 150 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं, 150 लोग, लेकिन 150 थोड़ा ही काम कर रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो उसने कहा है कि ऐसा करने से जब कम होते जा रहे हैं तो 8 दिन और लगते हैं, तो इसका मतलब टोटल दिन कितने लगेंगे, n+8 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे है ना। तो ये काम कब तक चलेगा, इस तरीके से ये काम कब तक चलेगा, n+8 दिनों तक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, टोटल जो काम होगा पहले दिन कितना काम हुआ 150 बटे 150 n, प्लस दूसरे दिन कितना काम हुआ 146 बटे 150 n, तीसरे दिन कितना काम हुआ 142 बटे 150 n। ऐसे ही हम कर सकते हैं, तीसरे 4 और कम कर लो, 138 बटे 150 n, प्लस ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक चलेगा, n+8 पदों तक और कार्य है ना, पदों तक तो और कार्य हो जाएगा कंप्लीट। जब इसको जोड़ेंगे कार्य कंप्लीट होने पर हम लोग लिख देंगे 1, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 के इक्वल। अब इसको ध्यान देखो, इसमें से मैं निकाल रहा हूँ 150 बटे n में कॉमन निकाल ले रहा हूँ है ना, तो अंदर बचेगा, ध्यान से देखना, 150 प्लस 146 प्लस 142 प्लस 138, ऐसे चलते चलते कहाँ तक, n+8 पदों तक। तो हमें क्या करना है, इस समांतर श्रेणी का योग निकालना है बराबर 1, और यहाँ से n का वैल्यू आपका निकल आएगा। मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। जो श्रेणी बनी है आपकी नीचे की तरफ, ये वाली, ये जो बनी है, इसमें a का काम तो करेगा, सीधी बात है, a = 150 आ जाएगा, और d जो आएगा वो आएगा 146 - 150, दैट इज -4, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे इधर की तरफ 150 n तो रहेगा, लेकिन अंदर फॉर्मूला लगाएंगे n/2, n का मतलब पदों की संख्या, कितने पद हैं हमारे पास में, n+8, तो n/2, n+8 बटे 2 इंटू 2a का मतलब a का काम करेगा 150, 150 प्लस n-1 यानी कि n+8 -1 इंटू d कितना काम करेगा, -4, तो इज इक्वल टू चलेगा 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू चलेगा 1। इस 150 को उधर ले जाओ, तो यहाँ आ जाएगा n+8/2, अंदर की तरफ आ जाएगा 300 प्लस n+7 और माइनस आ जाएगा यहाँ पे है ना, -4 इज इक्वल टू 150n, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, n+2 इधर n+8 है, ये n+8 और अंदर की तरफ आ जाएगा 300 - 4n - 14 इज इक्वल टू 300n, ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, n+8 को एज इट इज रख लो, और मेरे भाई यहाँ जाएगा 300 में से 14 जब घटता है तो ये आ जाएगा 286 - 4n इज इक्वल टू 300n। इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर लो, तो 286n - 4n² और
प्लस 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 64 और 4 68 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22। ठीक है, और आपके पास में माइनस के 8 चौक 32, n इज इक्वल टू 300n, सबको इधर उठा लो। -4n² शुरू में लिखा प्लस के अभी रुक जाओ, 286n -4n² प्लस 2288 -32n। देखो इसको इसमें से घटा लो, पहले घटा लो 32n इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 और 5 54 है ना आपके पास में 54। ठीक है, तो ये आ जाएगा 254n और माइनस के 300n इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं -4n² लिख लूँ शुरू में, और बेटा 300 में से ही घटा लो, कितना बचेगा, लगभग 46 है ना, माइनस के 46n और प्लस के 2288 इज इक्वल टू 0 है ना। इतना ही तो है बेटा, आंसर जरा एक बार देख लूँ। ठीक है आपके पास में, तो हाँ ठीक जा रहा है। 150n 300 प्लस के 728, मैं गलती कर दी है ना। ओह देखो गलती हुई है यार, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो n+8/2 इंटू 300 प्लस 4n माइनस के 4n एंड 7 चौक 28 होगा, भाई मैंने 14 लिख दिया था, और आपके पास में 150n। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो एक द्विघात एक समीकरण बन जाएगी आपकी, और द्विघात समीकरण बनेगी 4n² प्लस के 60n। ठीक है, नहीं वो बनेगी आपकी, जब इसको सॉल्व कर लोगे 4n² प्लस के 60n माइनस 2156 है ना आपके पास में, कितना 2176 बराबर 0। और जब इसके फैक्टर करोगे आप, इसके क्या करोगे, फैक्टर करोगे, फैक्टर आपको आते ही हैं छोटी क्लास में करने, तो फैक्टर जो आएंगे मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो है n+32 आप करके देखना है ना, और n-17 इज इक्वल टू 0, n-17 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग बात करें कि n+32 को हम 0 कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू आ जाएगी -32, कितनी आ जाएगी, -32। और अगर हम n-17 को 0 रखें तो n की वैल्यू आ जाएगी 17। तो भाई साहब 32 तो इनवैलिड है, क्योंकि माइनस में कभी आ ही नहीं सकती, पदों की संख्या माइनस में कभी आ ही नहीं सकती, दिनों की संख्या है। तो हमारे पास n का मान हम क्या ले लेंगे, 17 ले लेंगे, तो 17 n की वैल्यू आएगी 17। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होना है, 8 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं है ना। तो आपके पास में कुल जो दिन होंगे आपके पास वो n+8 होंगे, तो यानी कि 17 + 8 यानी कि 25 दिनों में काम पूरा होगा। तो 25 आपका आंसर रहेगा। देखो मैंने यहाँ से थोड़ा सा यार, मैंने बहुत 32 क्वेश्चंस करे हैं, इतना रैम करो कि इतना काम, देखो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इस पे पहुंच जाओगे, इसके फैक्टर करोगे तो आप इस पे आ जाओगे, इसके बाद ये आ जाओगे। इतना काम जो बीच में मैंने खाली छोड़ा है वो रिक्त स्थान खुद भर लेना। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और हाँ, इतना मुझे पता है कि बाद के क्वेश्चन में एनर्जी लेवल थोड़ा सा मेरा डाउन हुआ है, लेकिन भाई साहब कर दी एक्सरसाइज। हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। धन्यवाद।